उसने मेरी साड़ी खींचकर उतार दी और फिर मेरा ब्लाउज उतारने लगा। मैंने विनती छोड़ दी और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी। मैं चीख रही थी मगर मेरी फरियाद सुनने वाला कौन था? मेरी मदद को कौन आता? हवेली में मौजूद दूसरे लोग तो मेरी चीखें सुनकर खुश हो रहे होंगे कि इनकी मेहनत सफल हुई, और बुढ़ा ठाकर मेरे शरीर को रोन रहा है। मेरा ब्लाउज फट गया। उस कमबख्त ठाकर की बाहों में बड़ी शक्ति थी। इसने मुझे शिकंजे की तरह दबोच रखा था, परंतु मुझे अपने आप को छुड़ाने का एक मौका मिल गया। मैं उठकर ड्रेसिंग टेबल के करीब आ गई, जहाँ पीतल का एक गुलदान भी रखा हुआ था जिसमें फूल सजे हुए थे। बूढ़ा ठाकर मेरी तरफ लपका तो मैंने पीतल का गुलदान उठाकर इसके सर पर दे मारा। इसका सर फट गया, खून बहने लगा। वो चीखता हुआ कालीन पर गिर गया। मैं दौड़कर दरवाजे के करीब आ गई, फिर ये सोचकर रुक गई कि यहाँ से बाहर निकलूंगी तो रामचंद धोबी और इसके साथी मुझे पकड़ लेंगे। मैं दौड़कर खिड़की के करीब आ गई और खिड़की खोलकर बाहर कूद गई। यह हवेली का पिछला हिस्सा था, इस तरफ अंधेरा था। पिछली दीवार के साथ ऊपर जाने के लिए तंग सी सीढ़ियाँ थीं, जहाँ एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर दीवार पर आ गई और बाहर छलांग लगा दी। हवेली के अंदर शोर मच गया। बूढ़े ठाकर ने चीख चीख कर रामचंद धोबी और उन दुष्टों को बता दिया कि मैं उसे जख्मी करके पिछली तरफ से भाग गई हूँ। वो लोग भी दीवार फांद कर हवेली से बाहर आ गए और मुझे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागती रही। एक मौके पर रामचंद धोबी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उसके बाजू पर दांत गाड़ दिए। वो दर्द से चीख उठा। मैं अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर भाग निकली। मैं बुरी तरह बदहवास थी। मौत का खौफ दिमाग पर सवार था। मैं जानती थी कि अगर इन दुष्टों की हाल लग गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बुद्धि ने काम छोड़ दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, और फिर मैं इस हवेली के फाटक के सामने रुक गई। अंदर बरामदे में रोशनी दिखाई दे रही थी। मुझे विश्वास था कि यहाँ मुझे पनाह मिल जाएगी। और दीदी कल्पना खामोश हो गई। उसने उठकर सीता के चरण छू लिए, फिर मेरी तरफ रुख करके दोनों हाथ जोड़े। अगर आप दोनों मुझे पनाह न देते तो वो लोग मुझे खूनखार भेड़ियों की तरह चीर फाड़ देते। अब तुम्हें तसल्ली हो गई ना कि यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं? सीता ने उसके खामोश होने पर कहा। उनका खौफ ज़हन से निकाल दो, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। सीता उससे कुछ और बातें पूछती रही, फिर अपनी जगह से उठते हुए बोली, इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें आराम और गहरी नींद की ज़रूरत है। आओ मैं तुम्हें दूसरे कमरे में भेज दूँ, बेफिक्र होकर आराम से सो जाओ, बाकी बातें सुबह होंगी। सीता उसे लेकर कमरे से निकल गई। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। सीता 5 मिनट बाद वापस आ गई। देखा तुमने? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। ये है हमारा धर्म जो कई जातों में बटा हुआ है। ऊंची जात के लोग अपने आप को बहुत पवित्र और देवता समझते हैं। नीची जात वाले उनकी नज़रों में मुलीच हैं। वो इनको छू कर आने वाली हवा से भी बचते हैं, लेकिन हवस की आग जब सीने में भड़कती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें ये याद नहीं रहता कि वो पवित्र और देवता हैं, और जिस नारी को वो अपने वजूद तले रोद रहे होते हैं वो कमज़ात और मुलीच है। मैं गहरा सांस लेकर रह गया और जवाब देने की बजाय दीवार गिर घड़ी की तरफ देखने लगा। 3:30 से ऊपर का वक्त हो रहा था। उस वक्त मेरा दिमाग भूजल हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया। सीता ने दरवाज़ा भीड़ दिया और फिर वो भी मेरे साथ बेड पर लेट गई। चंद लम्हों बाद ही उसकी संजीदगी रुखसत हो गई और वो एक बार फिर शरारतों पर उतर आई। वो निस्वानी चीख की आवाज़ थी। इस वक्त मेरे दिमाग पर गनूदगी सितारी थी, मगर चीख की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ गया और अपनी हवास पर काबू पाने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा। कमरे में बत्ती जल रही थी, दरवाज़ा बंद था, अकबी सिमत वाली खिड़की खुली हुई थी। हवा के झोंकों से सामने पड़ा हुआ पर्दा हौले हौले बल खा रहा था। चीख की वो आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं दी। मैं उसे अपना वहमा समझ कर लेट गया, लेकिन उसी लम्हे चीखने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। इस मरतबा यूँ लगा जैसे किसी जवान लड़की के मुंह पर हाथ रखकर उसे चीखने से आवाज़ रखने की कोशिश की गई हो। जवान लड़की का ख्याल आती मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। सीता भी इस मरतबा चीखने की आवाज़ सुनकर जाग गई थी। क्या हुआ? कौन चीखा था? वो बदहवास सी हो रही थी। उसके ज़हन पर भी नींद का गलबा था। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और बड़ी आहिस्तगी से बेड से उतरकर ड्रेसिंग टेबल के दराज से पिस्तौल निकाला और नंगे पैर दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे सख्ती से घुमाने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। वो लॉक भी नहीं था और ऊपर की चटखनी भी नहीं लगी हुई थी। मैंने घूमकर सीता की तरफ देखा। वो भी अपना शबखाबी का लिबास दुरुस्त करती हुई पलंग से उतर आई। क्या हुआ? उसने हाथ के इशारे से पूछा। मेरा ख्याल है कोई कल्पना के कमरे में मौजूद है और इस दरवाजे को बाहर से कुंडा लगा दिया गया है। मैंने सरगोशी की। मेरे जहन में बदतरीन खदशे जन्म ले रहे थे और न जाने मुझे यकीन क्यों था कि कोई हवेली में घुस आया है और कल्पना को ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक भी दरवाजे की तरफ लपका, मगर सीता ने मेरा बाजू पकड़ लिया और एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये दरवाज़ा मुल्हिक कमरे में खुलता है। सामने पर्दा लटका हुआ था। सीता ने पर्दा हटाकर बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला
और हम दूसरे कमरे में आ गए। उस कमरे का रहदरी में खुलने वाला दरवाज़ा महज भिड़ा हुआ था। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला, पहले एहतियात से बाहर झांका और फिर सीता को वहीं रुकने का इशारा करके बाहर आ गया। रहदरी में कालीन बिछा हुआ था, मैं नंगे पैर था और कदमों की आवाज़ बिल्कुल नहीं उबर रही थी। मैं तारीक हॉल में आ गया। हॉल के दूसरी तरफ वाली रहदरी के एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे में जलने वाले नाइट बल्ब की मदम सी नीलगू रोशनी बाहर भी आ रही थी और इस कमरे से देंगा मुश्ती और खरखराहट की सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं हॉल में पड़े हुए फर्नीचर से बचता हुआ हर मुमकिन तेज़ी से आगे बढ़ा। दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था और अंदर दो आदमी कल्पना को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे और कल्पना पूरी शिद्दत से मुज़ाहमत कर रही थी। इन दो बदमाशों में से एक तो वही गंगू था जो 3 घंटे पहले मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर दुम दबा कर भाग गया था। मैं गुंडों और बदमाशों की फितरत से वाकिफ नहीं था, मुझे उनका तजुर्बा भी नहीं था। इस वक्त मैंने गंगू और उसके साथी को जाने दिया था और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग ताक में रहेंगे और मौका पाते ही वापस आ जाएंगे। गंगू ने एक हाथ कल्पना के मुंह पर जमा रखा था और दूसरा बाजू इसके सीने पर लपेट कर इसे गिरफ्त में ले रखा था, जबकि इसका दूसरा साथी कल्पना की दोनों टांगों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और कल्पना अपने आप को बचाने के लिए बुरी तरह टांगे चला रही थी। मैंने मुड़कर देखा, सीता भी मुझसे 2 कदम पीछे खड़ी थी। मैंने उसे एक बार फिर खामोश रहने का इशारा किया और दरवाजे के अंदर सामने आ गया। हैरत है, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा। 2 आदमी एक छोरी को काबू नहीं कर सके, वो दोनों बुरी तरह उछल पड़े और इस बदहवासी में कल्पना उनकी गिरफ्त से निकल गई। कल्पना आज़ाद होते ही मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन उसका पैर अपनी साड़ी में उलझा और वो चीखती हुई मुंह के बल मेरे सामने गिरी। मैंने कल्पना की तरफ देखा और इस एक लम्हे से फ़ायदा उठाते हुए गंगू के साथी ने मेरी तरफ छलांग लगा दी। वो गंगू के मुकाबले में कदरे दराज का मत था और उसका जिस्म भी खासा मजबूत था। इन दोनों में एक फ़र्क बहुत नुमाया था। गंगू के बाल लंबे थे जिन्हें इसने चोटी की सूरत में बांध रखा था और ये दूसरा बदमाश गंजा था। उसके पैर की ठोकर मेरे पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ी। पिस्तौल मेरे हाथ से छूटकर चमगादड़ की तरह हवा में उड़ता हुआ दीवार के साथ ऐस्तादा अलमारी के ऊपर जा गिरा। मैं इस सूरत हाल से संभल नहीं पाया था कि गंजे की दूसरी ठोकर मेरे घुटने पर लगी। मैं कराहता हुआ एक टांग पर नाच कर रह गया। इसका हथौड़े की तरह वजनी घोंसा मेरे पेट पर पड़ा। मैं दोहरा हो गया। अगला घोंसा मेरी ठोड़ी पर पड़ा। मेरे मुंह से एक और कराह निकली। मैं सीधा होकर लड़खड़ा गया। मेरी ज़िंदगी लड़ते हुए गुजरी थी, लेकिन बदतरीन दुश्मन के खिलाफ वो लड़ाई किसी और नौइयत की थी। राइफलों की लड़ाई, मशीन गन्नों की और गोला बारूद की लड़ाई। हिंदू फौजियों से दू बदू लड़ाई का मौका बहुत कम मिला था। मैं अगरचे हर लड़ाई में सुरखरू रहा था, लेकिन गुंडों के साथ इस लड़ाई ने मुझे वक्ती तौर पर बदहवास कर दिया था। गंजा बदमाश मुझ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और गंगू ने एक बार फिर कल्पना को दबोच लिया था। वो बुरी तरह हाथ पैर मार रही थी, लेकिन इस बार एक फ़र्क था कि उसकी चीखें आज़ाद थी, मगर इसके चीखने का कोई फ़ायदा नहीं था। एक तो रात का आखिरी पहर था। इस इलाके में बड़ी बड़ी हवेलियाँ और मालनुमा इमारतें एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थी और वैसे भी ठोकरों और महाराजाओं की हवेलियों से रातों में नारियों की चीखें सुनाई ही देती रहती हैं। किसी को इन चीखों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं थी। गंजे बदमाश ने एक और मुक्का मारा। इस मरतबा इसने मेरे सर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर मैं तेज़ी से एक तरफ झुका तो घोंसा वजनी हथौड़े की तरह मेरे कांधे पर पड़ा और मैं कराहता हुआ नीचे गिर गया। इसके साथ ही मुझे भी पहली मरतबा दावा आजमाने का मौका मिल गया। मैंने अपने सामने खड़े हुए गंजे के दोनों पैरों को टखनों से ज़रा ऊपर से ज़ोर से पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया और वो लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल गिर गया। मैं बड़ी तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया और गंजे को संभलने का मौका दिए बगैर उसे अपनी ठोकरों पर रख दिया। गंजा देर तक फिरता रहा, फिर उसने मेरा पैर पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया। मैं बुरी तरह लड़खड़ा गया, लेकिन अपने आप को गिरने से बचा लिया। इस दौरान गंजा भी उठकर खड़ा हो गया था। गंजे ने एकदम छलांग लगाकर मुझसे लिपटने की कोशिश की, मगर मैं तेज़ी से एक तरफ हट गया और वो अपनी ही झोंक में आगे जाकर अलमारी से टकरा गया। अभी वो संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने एक लात रसीद कर दी। वो कराहता हुआ दोबारा अलमारी से टकराया। इस मरतबा उसके मुंह से बड़ी खौफनाक चीख निकली थी। अलमारी के ताले में चाबी लगी हुई थी और उस गंजे का सर उस चाबी से टकराया था। चाबी उसकी गंजी खोपड़ी में व्यवस्थ हो गई और जब एक झटके से वो पीछे हटा तो जख्म से बहने वाला खून उसकी पेशानी और चेहरे को तर कर रहा था। उसका चेहरा बड़ा भयानक हो गया था। सीता भी कमरे में घुस आई। इसने आते ही गंगू पर हमला कर दिया और कल्पना को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। गंगू ने कल्पना को छोड़ दिया और सीता को पकड़कर पूरी कुव्वत से पीछे धकेल दिया। सीता लड़खड़ाती हुई पलंग पर गिरी। इसके साथ ही इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ये चीख किसी खौफ की वजह से नहीं निकली थी। इसका बारीक शब ख्वाबी का लिबास सामने से फट गया था। उसने कोई जेर जामा भी नहीं पहना था। वो बिल्कुल बरहना हो गई। गंगू की आंखों में वहशियाना सी चमक उतर आई। वो सीता की तरफ लपका, लेकिन कालीन पर पड़ी हुई
हुई कल्पना उछलकर इसकी टांगों से लिपट गई। दीदी भाग जाओ, कल्पना चीखी। गंगू झटके देकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान सीता को मौका मिल गया, वो उठकर कमरे से भाग गई। गंगू ने कल्पना पर घूंसों की बारिश कर दी। कल्पना चीखती रही लेकिन गंगू की टांगें नहीं छोड़ी। गंगू ने उसकी खोपड़ी पर जोरदार घूंसा मारा। इस मर्तबा कल्पना के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और गंगू की टांगें उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गईं। मैंने गंजे बदमाश को पुश्त की तरफ से इस तरह गिरफ्त में ले रखा था कि उसकी बड़ी बगलों में हाथ डालकर दोनों बाजू पीछे की तरफ मोड़ रखे थे और वो पैर की एड़ी से मेरी पिंडली पर ठोकरें मार रहा था। उसके सर से बहने वाला खून अब उसके लिबास को भी तर कर रहा था। कल्पना से निजात मिल जाने के बाद गंगू को अब इस तरफ तवज्जो देने का मौका मिल गया था। उसने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया और मेरी पुश्त पर वार खेलने के लिए भैंसे की तरह डकराता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं गंजे बदमाश को इस तरह गिरफ्त में लिए तेजी से घूम गया कि गंजा मेरी ढाल बन गया। उसका सीना सामने था और दूसरे ही लम्हे कमरा उसकी भयानक चीख से गूंज उठा। गंगू का खंजर दस्ते तक इसके सीने में पबस्त हो चुका था। गंगू का हाथ अभी तक खंजर के दस्ते पर था, फिर वो इस तरह पीछे हटा जैसे बिजली का जबरदस्त करंट लगा हो। अजीब से खौफ की शिद्दत से उसका चेहरा धुआं हो गया। आंखें दहशत के मारे हल्कों से उबली पड़ी थी। गंजा शैतान मेरी गिरफ्त में पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा था। उसी लम्हे सीता दोबारा नमूदार हुई। वो बड़ी उजलत में लिबास तब्दील करके आई थी। उसके हाथ में लोहे की 3 फीट लंबी सलाख थी, लेकिन कमरे का मंजर देखकर वो इस तरह रुक गई जैसे ज़मीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों। सीता शायद अभी तक इस सूरत हाल को समझ नहीं पाई थी कि गंगू चीखता हुआ अपनी जगह से उछला। उसका रुख सीता की तरफ था। मैं यही समझा कि वो सीता पर हमलावर होगा। सीता ने भी संभलने की कोशिश की, मगर मेरा और सीता का अंदाज़ा भी गलत निकला। गंगू ने सीता पर हमला नहीं किया, वो सीता से टकराया और इसी पूरी कुव्वत से एक तरफ धकेल कर दरवाजे के बाहर राहदरी में गिरा। सीता भी दरवाजे से टकरा कर चीखती हुई नीचे गिरी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, गंगू ने उठकर राहदरी में एक तरफ छलांग लगा दी। गंजा बदमाश अभी तक मेरी गिरफ्त में तड़प रहा था। उसके जख्म से बहने वाला खून लिबास को तर करता हुआ पैरों के करीब कालीन पर गिर रहा था। उसके तड़पने से खून के छींटे इधर उधर भी उड़ रहे थे। मैंने तड़पते हुए गंजे बदमाश को कालीन पर डाल दिया और दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। राहदरी में पहुंचते ही मैं मुड़कर हॉल की तरफ दौड़ा। गंगू हवेली के अकबी तरफ गया था। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ उस तरफ से आ रही थी। मैंने भी इस तरफ छलांग लगा दी। एक सोफे से टकरा कर गिरते गिरते बचा, फिर संभल कर दौड़ लगा दी। इस तरफ भी एक कुशादा और मुख्तसर सी राहदरी थी। दाएं बाएं एक कमरा था और सामने वो ऊंचा दरवाज़ा था जो अकबी सिमत में खुलता था। गंगू उसी दरवाजे से निकला था। दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। मैं भी दौड़ता हुआ बाहर आ गया और अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। किसी तरफ से कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा ख्याल था कि गंगू दरख्तों में कहीं छुप गया था। मैं तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा और फिर एक अजीब सी आवाज़ सुनकर चौंक गया। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे बिल्ली दरख्त के तने को पंजों से नोच रही हो। मैंने आवाज़ की सिमत देखा और फिर मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। एक इंसानी ह्योला नारियल के दरख्त पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो गंगू के अलावा और कौन हो सकता था? मुझे बड़ी हैरत हुई। वो बंदर की सी फुर्ती से दरख्त पर चढ़ा था। नारियल का वो दरख्त हवेली की बैरूनी दीवार से सिर्फ 3 फीट के फासले पर था। बुलंदी पर पहुंचकर गंगू दीवार पर चला गया। उसने गालबन पीछे मुड़कर देखा था और फिर दूसरे लम्हे उसने बाहर छलांग लगा दी। मेरे मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकल गया। उसके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं वापस मुड़ा राहदरी में दाखिल हुआ। दीवार टटोल कर बत्ती जलाई और दरवाज़ा बंद करते हुए इसका जायज़ा लेने लगा। गंगू और इसका गंजा साथी इसी दरवाजे से अंदर आए थे। मुझे हैरत थी कि उन्होंने दरवाज़ा किस तरह खोला होगा। हालांकि कल्पना के आने के बाद सीता ने खुद तमाम दरवाजे चेक किए थे और फिर बात मेरी समझ में आ गई। इस दरवाजे में ऊपर या नीचे कोई बोल्ट नहीं था, सिर्फ हज़मी कफल था। सीता ने यकीनन नाप दबा कर दरवाज़ा लॉक किया होगा, लेकिन किसी तार वगैरह की मदद से बाहर से भी ताला खोलना नामुमकिन नहीं था। गंगू वगैरह इसी तरह ये दरवाज़ा खोल कर अंदर आए थे। कल्पना के चेहरे पर बेपनाह खौफ था। आंखें दहशत से जैसे फटी पड़ी थी। उसके बदन पर हल्की सी कपकपाहट भी तारी थी। गंजा ख़त्म हो चुका था। कमरे में चारों तरफ इस तरह खून बिखरा हुआ था जैसे किसी बकरे के गले पर छुरी फेर कर छोड़ दिया गया हो। डरो नहीं कल्पना। मैं घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया। उसे हमने नहीं मारा। गंगू ने खंजर का वार मुझ पर किया था, मगर ये जद में आ गया। मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये दुष्ट अपने ही साथी के हाथ मारा गया है। सीता ने कहा, फिर कल्पना की तरफ देखते हुए बोली, लाश के सीने में पेवस्त इस खंजर को देखो, पहचानो इसे। अब तुम इस बुढ़े ठाकर की हवेली में थी तो यही दोनों बदमाश तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। तुमने गंगू के पास यह खंजर ज़रूर देखा होगा।
कि उसका खंजर है और ये गंजा उसके हाथों मारा गया है। और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारी चीखों की आवाज़ सुनकर जब महावीर इस कमरे में दाखिल हुआ था तो खाली हाथ था। मुझे विश्वास है दीदी कि इस गुंडे को तुम में से किसी ने नहीं मारा, कल्पना लरसती हुई आवाज़ में बोली। मुझे तो खुशी है कि ये मारा गया और अजियत की मौत मारा गया। मैंने इसे आखिरी लम्हों तड़पते हुए देखा है। कितनी बेरहम मौत मरा है ये राक्षस। इसे तो इससे भी ज़्यादा अजियतनाक मौत मरना चाहिए था, परंतु मुझे इसकी भयानक शक्ल देखकर डर लग रहा है। मैंने बेख्तियार लाश की तरफ देखा। फटी फटी सी आंखें और खून से आलूद चेहरा वाकई बहुत भयानक हो गया था। उसे देखकर खौफ आता था। तुम तो एक बहादुर लड़की हो, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुमने बड़े कष्ट उठाए हैं। जो लड़की बूढ़े ठाकर और रामचंद धोबी और गंगू जैसे बदमाशों के चंगुल से निकल कर आए, उसे भला और किस बात का खौफ हो सकता है। ये बेजान लाश किसी का क्या बिगाड़ सकती है। मैंने सीता की तरफ देखा। उसे अपने कमरे में ले चलो, इसका ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं। तुम भी चलो, तुम यहाँ रुक कर क्या करोगे। सीता ने कल्पना को सहारा देकर उठाते हुए कहा। उसने ठीक कहा था, मेरे वहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने अलमारी पर पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कल्पना की तरफ देखते हुए यकायक मुझे एहसास हुआ कि इसकी टांगें कँपकपा रही हैं और सीता उसे बमुश्किल सहारा दिए हुए थी। मुझे कल्पना की हालत पर तरस आने लगा। एक ही रात में वो ज़िंदगी के संगीन तरीन तजुर्बात से दोचार हुई थी। उसकी माँ को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। उसकी इज्जत नीलामी की सूली पर चढ़ गई और वो बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर भागने में कामयाब हो सकी थी। गंगू और गंजे जैसे शहर के ख़तरनाक तरीन गुंडे मूर्तियों यानी मौत के फरिश्तों की तरह उसके ताक़ुब में लगे हुए थे। हमने उसे अपनी हवेली में पनाह दी थी। वो हमसे मुतमिन हो गई थी। उसका खौफ दूर हो गया था। लेकिन मौत के फरिश्ते भी किसी तरह हवेली में घुस आए थे और यहाँ जो कुछ भी हुआ था इसे देखकर वो दहल गई थी। उस पर इतना खौफ तारी हुआ था कि उससे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। दूसरी तरफ से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कल्पना से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल सीता को थमा दिया और झुककर कल्पना को गोद में उठा लिया। वो मचलने लगी। नहीं नहीं, मुझे उतार दो जीजा जी, मैं चल लूँगी, वो बोली। मैं सीता की तरफ देखकर मुस्कुराया। इसके लबों पर भी मुस्कान आ गई। कल्पना हमें पति पत्नी ही समझ रही थी। शांत रहो शरीर लड़की, मैंने कल्पना की तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम है इस वक्त तुम अपने कदमों पर नहीं चल सकती। कल्पना ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हया की सुर्खी फैल गई। उसने शर्म के मारे अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। सीता मेरी तरफ देख रही थी। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। गंजे बदमाश और गंगू से धेंगा मुश्ती करते हुए कल्पना का ये ब्लाउज भी फट गया था और उसका सांवला सीना उरिया हो रहा था। मेरी नज़रें उसके सीने की गुदा जीरो बम के साथ मुतहर्रक हो रही थीं। मैं बार बार निगाहों का जाविया बदलने की कोशिश करता, मगर नज़रें फिर वहीं टिक जाती। कमरे में आकर मैंने उसे पलंग पर डाल दिया। कल्पना ने अब भी चेहरा दोनों हाथों से छुपा रखा था। सीता ने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में शोखी थी। वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई और कपड़ों का एक जोड़ा निकाल लिया जो लहंगे और चोली पर मुश्तमिल था। इसने कल्पना की तरफ देखते हुए कहा, उठो और बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लो। कल्पना एक झटके से उठ खड़ी हुई। इसने की नखियों से मेरी तरफ देखा और सीता के हाथ से कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। चंद मिनट बाद वो कपड़े बदल कर बाहर आ गई। उसे इस लिबास में देखकर मेरे मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकल गया। घाघरा मिनी स्कर्ट की तरह घुटनों से ऊपर था और चोली भी इस कदर ऊंची थी कि पूरा पेट बरहना हो रहा था। गिरेबान भी फराख था। इस लिबास में तो उसके बदन से कुछ और भी सेक्स फूटने लगा था। अब मैं अलग कमरे में नहीं सोऊंगी दीदी, मुझे डर लग रहा है। कल्पना ने सीता की तरफ देखते हुए कहा। अब तुम्हें अलग कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम यहाँ से जा रहे हैं, सीता ने कहा। क्या मतलब? मैंने चौंक कर सीता की तरफ देखा। गंगू भाग गया है, सीता ने कहा। उसका अपना ही साथी उसके हाथों मारा गया है। इसे ये तवक्का नहीं कि वो हमारे खिलाफ पुलिस को इत्तला देगा। इस तरह वो खुद भी फंस जाएगा। अलबत्ता इस मकान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो इस बूढ़े ठाकर बलबीर सिंह को बता दे कि कल्पना को हमने छुपा रखा है और ऐन मुमकिन है कि वो हमारी हवेली पर चढ़ दौड़े। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि लाश को गायब करके फर्नीचर और कालीन से खून के धब्बे साफ कर सकें। हम खुद भी पुलिस के पास नहीं जा सकते। इस तरह मैं नज़रों में आ जाऊंगी और तुम भी महफूज नहीं रह सकोगे। अगर ठाकर बलबीर सिंह हमारी हवेली का रुख करता है तो गंजे की लाश की मौजूदगी हमारे लिए मुसीबत का बाइस बन सकती है। फिर क्या इरादा है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, सीता ने जवाब दिया और अलमारी के ऊपर से वो बैग उतार लिया जो हमने पठानकोट से ख़रीदा था और जिसमें हमारे कपड़े वगैरह थे। यहाँ आने के बाद ये बैग खोलने का मौका ही नहीं मिला था।
बैग की साइड जिप खोलकर इसे बड़ा किया जा सकता था और सीता ने ऐसा ही किया। इस तरह बैग में इतनी गुंजाइश निकल आई कि इसमें कपड़ों के कई जोड़े और भी रखे जा सकते थे। वो वार्डरोब खोलकर इसमें से कपड़े निकालने लगी। जनाना जोड़ों के अलावा उसने 3-4 मर्दाना जोड़े भी निकाल लिए थे। अगर गंगू पकड़ा गया तो तुम्हारा राज छुपा नहीं रह सकेगा, मैंने कहा। वो पुलिस को बता देगा कि यहाँ तुमसे सामना हुआ था। इस तरह पुलिस समझ जाएगी कि गंगू तो मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। सीता ने मेरी बात काट दी। वो सिर्फ यही बताएगा ना कि उसने हवेली में एक औरत और एक मर्द को देखा था। मैं कोई ऐसी हस्ती तो नहीं हूँ कि मुझे शहर का हर शख्स पहचानता हो, और तुम्हें कौन जानता है महावीर। सीता ने आखिर में मेरे नाम पर खास जोर दिया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, सिर्फ चतवंत सिंह एक ऐसा शख्स है जो जैसलमेर में मेरी मौजूदगी से वाकिफ़ है, लेकिन वो हमारा वफादार मुलाजिम है, ज़ात का राजपूत है। उसने हमारा नमक खाया है, वो मेरे बारे में कभी ज़ुबान नहीं खोलेगा। अलबत्ता यहाँ से जाते ही पहली फुर्सत में उसे सूरत हाल से आगाह करना होगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।